हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। जैसे कि अपना चैप्टर चल रहा था पीरियोडिक टेबल, उसके थर्ड वीडियो की अपन आज बात करने जा रहे हैं। उसके अंदर अपन क्या देखेंगे? अपन सबसे फर्स्ट देखेंगे जेड इफेक्टिव फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब जो डी ब्लॉक वाले थे। क्लियर। और अपन बात करेंगे जेड इफेक्टिव इन द ग्रुप्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियड और ग्रुप की दोनों की बात करेंगे अपन। क्लियर। उसके बाद में अपन बात करेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, और साथ ही साथ अपन आज रिवाइज करने जा रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे, किसी को डाउट रह गया हो या समझ में ना आया हो तो। उसके बाद में अपन बात करेंगे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की और डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की। क्लियर। तो जेड इफेक्टिव जिसने भी नहीं पढ़ रखा है वो प्रीवियस वीडियो जाके देख ले, अपन ने बहुत अच्छे से जेड इफेक्टिव की बात की है। उसके आगे का अपन आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट जेड इफेक्टिव फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अपन जेड इफेक्टिव की बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं पीरियड्स के अंदर। अपन फोर्थ पीरियड की यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के। ठीक है, फोर्थ पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स आते थे डी ब्लॉक वाले? ट्रिक से अपन ने याद कर रखी थी पीरियोडिक टेबल, उससे बहुत ईजी हो जाता है अपने लिए। तो अपन कर लेते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ, तो अपन फोर्थ पीरियड की बात कर रहे थे। फोर्थ पीरियड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते थे? साइंस, टीचर, विनीता, किरमाणी, मन, पे, को, नी, क्यू, जान, जलाए। क्लियर। ये 10 एलिमेंट्स थे फोर्थ पीरियड में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। क्लियर। अब अपन बात करते हैं इनके जेड इफेक्टिव की। ठीक है, इनका जेड इफेक्टिव आप कैलकुलेट कर लेना। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप सबको पता है। ठीक है, इसका जैसे कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d1, इसका 3d2 हो जाएगा, इसका 3d3 हो जाएगा, और ऐसा चलता जाता है। ठीक है, तो जब आप इसका जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करोगे तो क्या देखोगे आप कि यहाँ पे आ रहा है इसका जेड इफेक्टिव आएगा 3.0, इसका जेड इफेक्टिव आएगा 3.15। ठीक है, इसका जेड इफेक्टिव आएगा 3.30, इसका जेड इफेक्टिव आएगा 3.45, इसका आएगा 3.60, और इसका आएगा 3.75, और इसका 3.90। आप इनका जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करके देखना, यही जेड इफेक्टिव की वैल्यूज आएंगी। जब ये जेड इफेक्टिव की वैल्यू आ रही है तो आप इनमें क्या सिमिलरिटी देख पा रहे हो कि ये जेड इफेक्टिव यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। किधर से किधर जाने पे? लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है जेड इफेक्टिव? 0.15 से बढ़ रहा है जेड इफेक्टिव। ठीक है, इन सब के अंदर आप डिफरेंस देख लो, 0.15 का आएगा। 0.15 से अपना जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, 0.15। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? दैट ongoing left to right z effective increases। ठीक है, अब बढ़ तो रहा है, बट द थिंग इज दैट कि बढ़ कितना रहा है। ठीक है, क्या वो एक मेजरेबल है कि अपन मार्क कर सकते हैं कि ये इतना बड़ा उतना बड़ा? ये बहुत छोटी वैल्यू है, आपको भी पता है 0.15। तो ये बढ़ तो रहा है, बट बढ़ कितना रहा है? ये बिल्कुल इतू सा बढ़ रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ रहा है। ठीक है, जब थोड़ा सा बढ़ रहा है तो अपन इसके लिए क्या बोल सकते हैं? दैट ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन डी ब्लॉक सीरीज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस बट ओनली 0.15 सक्सेसिवली। यहाँ पे सब में 0.5 बढ़ रहा है सक्सेसिवली। ठीक है, सो अपन इस इंक्रीमेंट को एक सफिशिएंट या एक मार्क्ड रिडक्शन के लिए काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जब काउंट नहीं कर सकते देन साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट सेम रहती है ऑलमोस्ट। ठीक है, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा बढ़ रहा है तो अपन ऐसे मान के चलते हैं कि बहुत सिमिलर साइज रहती होगी इनकी। ठीक है, दैट्स दी ओनली रीजन कि इन सब की साइज अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है। इसलिए जितनी भी एलॉयज होती है, एलॉयज, उसके अंदर ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही काम में आते हैं डी ब्लॉक के। क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। साइज अप्रोक्सीमेटली सेम क्यों होती है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव
हाँ बढ़ रहा है, बट बहुत थोड़ा सा बढ़ रहा है, और वो मेजरेबल प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब आप जैसे समझ सकते हो कि एक 9.99 है, एक 9.98 हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्या? आप ये बोल दोगे क्या इनमें से कोई 10 है, कोई ये 9 है, ये 10 है, इनके अंदर 1 का डिफरेंस है? नहीं बोल सकते ना। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जेड इफेक्टिव की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे अपन इनके बारे में लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? सबसे पहले अपन लिखेंगे दैट ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन डी ब्लॉक सीरीज Z effective is increases but only 0.15 successively। ठीक है, बढ़ तो रहा है लेकिन 1.15 ही बढ़ रहा है। नेक्स्ट अपन एक और पॉइंट लिखेंगे, उसके अंदर अपन लिखेंगे सो दिस इंक्रीमेंट इज नॉट सफिशियंट। ये इंक्रीमेंट सफिशियंट नहीं है टू प्रोड्यूस ए सिग्निफिकेंट और मार्क्ड रिडक्शन इन साइज। दैट्स व्हाई वी कैन से size of D block elements of same series is almost same। और अपन यहाँ पे एक नीचे और पॉइंट लिख सकते हैं, that's why most of the alloys are formed by D block एलिमेंट्स। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि चलो ये तो अप्रोक्सीमेट साइज का ऑर्डर हो गया, बट इसका एक्यूरेट ऑर्डर भी तो कुछ होता होगा। वो क्या होता होगा अपन उसकी बात करते हैं हम। तो एक्यूरेट ऑर्डर ऑफ साइज की बात करेंगे, तो उसके अंदर अपन फिर से लिखेंगे साइंस टीचर विनीता किरमाणी मन पे को नी क्यू जान जलाए। ठीक है, ये 10 एलिमेंट्स हो गए किसके? 4th पीरियड के। क्लियर? तो इसके अंदर अपन क्या देखेंगे कि इसकी साइज का ऑर्डर कुछ होता है इस तरीके से। ये एफ ई तक तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है लेफ्ट टू राइट जाने पे, और एफ ई सी ओ एन आई अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं, और फिर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये ऐसा ऑर्डर होता है। बट अब बात वही आती है कि ये ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां से लेके एफ ई तक जो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे Z इफेक्टिव होता है, वो डोमिनेट करता है सिग्मा पे। ठीक है, क्यों डोमिनेट करता है सिग्मा पे? जैसे कि अपन इसकी बात करें एस सी की, तो यहाँ पे लेट सपोज कुछ इस तरीके से है, ये 4s वाली सेल हो गई। ठीक है, ये 3rd शेल हो गई, ये 4th शेल है, ये 3rd शेल है। 4th शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और 3rd वाली के अंदर मान लो 9 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये 9 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये पहले अपन डिफरेंस क्रिएट करके देखते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। एफ ई की बात करें तो एफ ई के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनर शेल के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर शेल के अंदर। क्लियर? सिमिलरली अपन Zn की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3rd शेल के अंदर, और मतलब इनर शेल के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाहर वाली शेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन लगा रहे हैं। ठीक है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल पे तो रिपल्सन ही लगाता है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करती है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उस पर लगता है, उसी को अपन न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं, Z इफेक्टिव बोलते हैं।
तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे हैं बट न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो Z इफेक्टिव होगा, जो इंटर न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन चार्ज होगा वो डोमिनेट करता है किस पे, सिग्मा पे। बट Fe तक आते आते हैं, Fe से Ni तक, ठीक है, यहाँ पे आते आते क्या दिखता है कि जो Z इफेक्टिव की पावर है वो सेम हो जाती है अप्रोक्सीमेटली किससे, सिग्मा से। क्यों हो जाती है, क्योंकि पहले 9 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिपल्शन लगा रहे थे, अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अट्रैक्शन, इधर मान लो अट्रैक्शन पहले लग रहा था ज्यादा और रिपल्शन लग रहा था कम, तो यहाँ पे कौन डोमिनेंट हो गया, अट्रैक्शन डोमिनेंट हो गया, मतलब Z इफेक्टिव डोमिनेंट हो गया, ठीक है। Z इफेक्टिव डोमिनेंट होगा तो क्या होता है, Z इफेक्टिव जब डोमिनेंट होता है तो क्या होता है, Z इफेक्टिव जब डोमिनेंट होता है तब साइज छोटी होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे साइज छोटी होती जा रही है, Ti की साइज छोटी, इसकी साइज उससे छोटी, इसकी साइज उससे छोटी, ठीक है। बट यहाँ पे आते थे क्या होता है कि अट्रैक्शन मान लो इतना लग रहा है, वहीं रिपल्शन इधर 13 इलेक्ट्रॉन्स आ गए रिपल्शन लगाने वाले, तो रिपल्शन भी बराबर का लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। जब कैंसिल कर देंगे तो साइज क्या होती है, FeCO Ni की अप्रोक्सीमेटली सेम साइज होती है। फिर बात आती है Cu, यहाँ से CuZn की, NiCuZn, इनके अंदर वापस इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है। वो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे Z इफेक्टिव होता है वो सिग्मा से कम होता है, सिग्मा यहाँ पे डोमिनेट कर जाता है ओवर Z इफेक्टिव। हाउ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, रिपल्शन लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ज्यादा। जब ये इसको रिपल्शन लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स अब बहुत ज्यादा हो गए तो Z अट्रैक्शन तो होगा इतना, और मान लो रिपल्शन लगने लग गया इतना, ठीक है, रिपल्शन बहुत ज्यादा लगने लग गया, तो ये क्या होंगी, ये इसको दूर करेंगे, दूर करेंगे तो क्या होगी, साइज इंक्रीज। और अभी अपन ने पहले क्या देखा था कि Z इफेक्टिव साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और सिग्मा साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे रिपल्शन बढ़ गया, सिग्मा बढ़ गया, तो साइज भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है। तो अपन इसको लिखते हैं। लिखने से पहले ये जो भी अपन ने किया मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं कि इन अ डी ब्लॉक एलिमेंट सीरीज, एक सेकेंड, इन अ डी ब्लॉक एलिमेंट सीरीज, क्लियर, ध्यान से सुनना एक एक वर्ड। इन अ डी ब्लॉक एलिमेंट सीरीज इनिशियली अप टू Fe, मतलब Fe तक Z इफेक्टिव डोमिनेंट ओवर सिग्मा, सो साइज विल डिक्रीज, यहां से यहां तक जाने में साइज क्या हो रही है, डिक्रीज। इन FeCO Ni साइज विल अप्रोक्सीमेटली सेम, ठीक है। बिकॉज, क्यों है साइज सेम, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देख सकते हो कि जैसे Mn है, ठीक है, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 3d5 होता है या नहीं होता, होता होगा। जब n-1d के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लग गए, ठीक है, n-1d के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये डी सबसेल की बात कर रहे हैं, जैसे कि इधर 4s2 3d1 था, इसका 3d2, इसका 3d3, इसका 3d4, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9, ऐसे चलता रहता है। जब ऐसे चलता रहता है तो क्या होता है कि n-1d जो अपनी डी सबसेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने लगते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं द इफेक्ट ऑफ Z इफेक्टिव बाय देयर रिपल्सिव फोर्सेस। समझे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स था उसको नेग्लेक्ट करेंगे, Z इफेक्टिव को नेग्लेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे इनकी साइज अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाती है। क्लियर। एंड फर्दर नेक्स्ट साइज विल इंक्रीजेस, व्हाई, बिकॉज सिग्मा डोमिनेंट
ओवर जेड इफेक्टिव, सिग्मा यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है जेड इफेक्टिव पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डी इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज़्यादा हो गए तो रिपल्सिव फोर्स भी बहुत ज़्यादा होगा, और जब रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा होगा तो साइज भी इंक्रीज बहुत ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है साइज का, ठीक है। तो अपन इन सब को लिख लेते हैं बहुत शॉर्ट के अंदर एकदम। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे दैट in a d block element series on moving left to right upcoming electrons enters in n-1d subshell, ठीक है, hence which will leads produce strong repulsive forces, hence sigma become more effective। क्लियर है, दो लाइन में बात खत्म। अब अपन बात करने जा रहे हैं Z इफेक्टिव इन द ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अपन बात करेंगे Z इफेक्टिव की, डी ब्लॉक का पीरियड की बात अपन ने कर ली क्या होता है। अब बात करते हैं अपन ग्रुप की। ग्रुप के अंदर अपन ने लिख रखा है यहाँ पे पहले से ऑलरेडी, ये साइंस टीचर विनीता किरमाणी मन फेंको नी क्यों जान जलाए, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे सीडी है, ला हफ्ता वरना रे उधर से इधर पिटाई और होगी। बहुत इजीली अपन इन सब को लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं अपनी ट्रिक्स से। आपके पास कोई ट्रिक्स हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो इसका भी अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर आप 2-3 वीडियो पीछे जाके देखोगे, या फर्स्ट वीडियो की बात कर लेते हैं अपन पीरियोडिक टेबल की, उसके अंदर इनको कैसे लर्न करते हैं वो सब कुछ बता रखा है, आप देख सकते हो जाके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपन बात करेंगे मेनली Z इफेक्टिव इन द ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ग्रुप के अंदर क्या होता है, जैसे ये कौन सा ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, ये वाला थर्ड है, ये फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12th ग्रुप है। क्लियर। तो इनके अंदर जब अपन साइज का ऑर्डर देखते हैं वो कैसे देखते हैं कि ये SC है, इसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 21, इसका होता है 22, ठीक है। तो इनके अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है, इसके अंदर यहां से यहां जाने पे एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, ठीक है। चलो प्रोटॉन की बात ये वाला अपन बाद में करते हैं, अभी पहले अपन देख लेते हैं इन सब की ओवरऑल साइज का ऑर्डर। तो ओवरऑल साइज का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, अपन ने क्या बात की थी कि ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाने पे, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होती है, शेल नंबर होता है वो बढ़ता है, ठीक है। Z इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, शेल नंबर बढ़ता है, जब शेल नंबर बढ़ेगा तो क्या होगी, साइज विल इंक्रीज। तो यहाँ पे साइज इंक्रीज और इन सब में साइज इंक्रीज ही होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रही है मान लिया अपन ने, बट दिक्कत आती है फिर इन केस में, क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, इधर से इधर जाने पे भी एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, और इधर से इधर जाने पे कितने प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं आप खुद बता देना। इसका एटॉमिक नंबर है 57 और इसका है 72, तो यहाँ पे अचानक से एक साथ 15 प्रोटॉन्स बढ़ गए, ठीक है। तो आप एक नीचे आओ और ये सोचो, ये एक न्यूक्लियस था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स था, इसके पास पहले 57 प्रोटॉन्स थे, ठीक है। तब ये थोड़ा थोड़ा Z इफेक्टिव मतलब कांस्टेंट था Z इफेक्टिव, ठीक है। तो शेल नंबर बढ़ रहा था तो साइज इंक्रीज हो रही थी, बट अचानक से यहाँ पे 72 प्रोटॉन्स आ जाए, 15 प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाए, और यहाँ पे एक्यूमुलेटेड चार्ज है, ये एक ही जगह छोटा सा होता है न्यूक्लियस, तो एकदम उसके अंदर 15 प्रोटॉन्स और आ गए, तो वो क्या करेगा, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा तो इन सब की साइज होती है, ठीक है, वो क्या होती है, कम हो जाती है, और वो कम होके 5th पीरियड के जो एलिमेंट्स थे उनके बराबर आ जाती है, जैसे कि इनसे सिमिलर उनकी साइज हो जाती है अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे साइज सेम हो जाती है। पहले साइज बढ़ रही थी बट यहाँ पे अचानक से 15 प्रोटॉन्स इंक्रीज हो गए, इसलिए साइज क्या होती है, डिक्रीज, और वो डिक्रीज होके किसके बराबर हो जाती है, 5th पीरियड के या 4D एलिमेंट्स के इक्वल हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो 14 एलिमेंट्स थे और, ठीक है, वो कौन से थे? लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स, ठीक है, जो एफ ब्लॉक के अंदर अपन काउंट करते हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस आया, जिसकी वजह से इनकी साइज जेड इफेक्टिव डोमिनेंट हो जाता है। जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा लगता है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, तो साइज डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन आया वो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स की वजह से आया। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन आया वो किसकी वजह से आया? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर। अब बात आती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़े, तो अपन हेडिंग डालेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? दैट ऑन मूविंग LA टू HF, ठीक है, यहाँ पे ये रहा लेंथेनम टू हफनियम, इसकी बात कर रहा है यहाँ पे। दैट ऑन मूविंग lengthenum to hafnium there is a certain increment of 15 protons in the nucleus of HF, ठीक है, कि लेंथेनम से हफनियम पे जब अपन मूव करते हैं तब एक अचानक इंक्रीमेंट होता है 15 प्रोटॉन्स का न्यूक्लियस के अंदर। किसकी न्यूक्लियस के अंदर? हफनियम की न्यूक्लियस के अंदर। तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? विच विल प्रोड्यूस, क्या हुआ वहां पे? क्या हुआ? एक एक्सेसिव इंक्रीमेंट इन जेड इफेक्टिव, क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ गए न्यूक्लियस में तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दैट विच विल प्रोड्यूस एक्सेसिव इंक्रीमेंट इन जेड इफेक्टिव, ठीक है। जेड इफेक्टिव के अंदर एक एक्सेसिव इंक्रीमेंट अपन को देखने को मिला, और जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज विल डिक्रीज, साइज कम होगी, ठीक है। और उस सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अपन क्या बोल सकते हैं? ड्यू टू दैट सर्टन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू विच, यहां पे ये सब लिखेंगे अपन, ड्यू टू विच सिक्स्थ शेल ऑफ 5D एलिमेंट, ये इसकी बात कर रहा है। दैट ये जो 6th पीरियड के जो एलिमेंट्स थे, या फिर इनको अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे ये 3D 4D 5D, तो जो 6th शेल के एलिमेंट्स या जो 5D एलिमेंट्स है उनकी यहाँ पे वो बात कर रहा है। दैट ड्यू टू विच 6th शेल ऑफ 5D एलिमेंट्स विल strongly contracted and become almost equal to the 5th shell of 4D एलिमेंट्स। क्लियर है? ये समझ में आया? ठीक है, आपने बहुत अच्छे से इसको समझा। एक बार आप थोड़ा और इसको वापस से रिवाइज करोगे तो ये आपको और क्लियर होगा। और यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं? दैट अपन एक स्टार लगा के एक पॉइंट लिखेंगे, दैट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक सेकंड अपन पीछे चल के आपको बता देता हूँ कि ये अपने पास मान लो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था, ये यहाँ ये प्रोटॉन्स कम हुए, तो ये क्या आगे तक चलता रहेगा? ये एप्लीकेबल होता है 3rd ग्रुप से लेके 13-14 ग्रुप तक लास्ट रहता है। ये 13th ग्रुप होता है ना, जो कौन सा होता है? बैंगन, आलू, गाजर एंड थैला, ठीक है। तो ये 13th ग्रुप तक ये दिखता है, उसके बाद में ये इसकी पावर कम हो जाती है। तो अपन यहाँ पे एक स्टार पॉइंट लगा के नोट पॉइंट के अंदर क्या लिख सकते हैं? दैट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज एप्लीकेबल ऑन 4th ग्रुप टू 13th ग्रुप एंड
वीकेंस आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद में कम हो जाता है ये। क्लियर है? अपन ने बात कर ली लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की, और अपन इसको फिर से एक बार समराइज कर देते हैं। कैसे? कि यहाँ पे 3D 4D 5D, ठीक है, ये कौन सी थी? फोर्थ शेल। फोर्थ शेल को अपन 3D एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये फिफ्थ शेल, ये सिक्स्थ शेल। तो इसके अंदर अपन को क्या देखने को मिला कि सबसे पहले अपन 3D से 4D मूव करते हैं अपन ग्रुप के अंदर, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, फोर्थ से फिफ्थ में गए तो यहाँ पे शेल नंबर क्या हुआ? शेल नंबर बढ़ा, शेल नंबर इंक्रीज हुआ, ठीक है। और शेल नंबर इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगी? इंक्रीज। जेड इफेक्टिव इनमें क्या रहता है? कांस्टेंट, ठीक है। तो अपन ओवरऑल क्या बोल सकते हैं? दैट यहाँ पे क्या होगी? साइज इंक्रीज होगी। अपन ने भी इंक्रीज किए, कहीं आपने डिक्रीज तो नहीं की। उसके बाद में अपन चलते हैं फिफ्थ शेल से सिक्स्थ शेल पे। जब यहाँ पे अपन मूव करते हैं तो अपन को क्या देखने को मिलता है? दैट शेल नंबर बढ़ रहे हैं तो साइज बढ़ेगी। जेड इफेक्टिव यहाँ पे स्ट्रॉन्गली वर्क कर रहा है, ठीक है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगी? कम होगी। तो पहले बढ़ रही थी फिर कम हो गई, तो अपन क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेटली जो साइज का ऑर्डर होता है वो सेम देखने को मिलता है अपन को, ठीक है, ड्यू टू सडन इंक्रीमेंट ऑफ 15 प्रोटॉन्स, ठीक है। अब अपन कब से बात कर रहे हैं कि लेंथेनम से हफनियम जाने पे 15 प्रोटॉन्स बढ़ गए एक साथ। जब 15 प्रोटॉन्स बढ़ गए तो अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया तो साइज डिक्रीज हो गई। ये अपन ने बात की। बट कहीं ना कहीं आप ये चीज भूल रहे हो क्या? कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे होंगे ना। 15 प्रोटॉन्स बढ़े तो 15 इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, और वो 15 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। किस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। तो यहाँ पे अपन ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है? नहीं बोल सकते, ठीक है। तो क्या उसको वापस से जाके कैंसिल कर दें, पूरा क्रॉस लगा दें कि अपन ने गलत पढ़ा है? सॉरी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है उसकी भी अपन बात करेंगे, और मैं रीजन देता हूं आपको एक जेन्युइन। आप एक चीज सोचना, ये मान लो अपने पास एक न्यूक्लियस है और ये कुछ शेल्स है मान लो यहाँ पे, और ये उस न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। अपन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस क्या करती है? अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सडन इंक्रीमेंट ऑफ 15 प्रोटॉन्स हो गया, जिसकी वजह से ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड करने लग गया इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। जब इसने स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया इलेक्ट्रॉन को तो साइज क्या हो जाएगी? ये इलेक्ट्रॉन यहां से आके इधर को आ जाएगा तो साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्लियर है? बट जो 15 इलेक्ट्रॉन्स बढ़े वो कहां गए? 15 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो बड़े प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, ये क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लेंथेनॉइड एलिमेंट्स है। लेंथेनॉइड एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एफ ब्लॉक वाले। एफ ब्लॉक वाले ही तो होते होंगे ना लेंथेनॉइड एलिमेंट्स, ठीक है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड एलिमेंट्स। तो जो एफ ब्लॉक वाले हैं वो एफ ब्लॉक में ही क्यों रखे गए? क्योंकि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? n-2 एफ सबशेल में। तो जो एफ सबशेल होती है उसकी साइज जो उसकी शेप होती है, एफ सबशेल की जो शेप होती है वो एक अनडिफाइंड स्केटर्ड होती है, बहुत ज्यादा, मतलब वो कुछ मान लो इस तरह से हो गई। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है। जो 15 इलेक्ट्रॉन्स बढ़े वो मान लो कुछ ऐसे बढ़े कि ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए इधर उधर, ठीक है। तो क्या होता है ना कि
आप एक जगह हो, इधर 15 प्रोटॉन्स तो इतनी सी दूर में बढ़े, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, क्या वो रिपल्शन लगा पाएंगे? उस इलेक्ट्रॉन पे ढंग से नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, वो बोलते हैं ना ऐसे मिलके काम कर रहे हैं अपन तो ज्यादा स्ट्रांगली वो काम होता है और जल्दी होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होता है, एफ सबशेल की शेप होती है वो अनडिफाइंड स्कैटर्ड होती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूम रहे होंगे, तो वो क्या रिपल्शन लगाएंगे उनको खुद को ही पता नहीं है अपन किधर घूम रहे हैं। बट जो प्रोटॉन्स बढ़े वो तो एक न्यूक्लियस में बढ़े छोटी सी जगह में, और अपन हमेशा क्या बोलते हैं कि जो एक्यूमुलेटेड चार्ज होता है, ठीक है, वो स्कैटर्ड चार्ज के कंपैरिजन में ज्यादा वर्क करता है। ठीक है, वो स्ट्रांगली एप्लीकेबल होता है, मतलब चाहे उससे अट्रैक्शन लगाना हो चाहे रिपल्शन लगाना हो, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करता है अट्रैक्शन रिपल्शन में, एक्यूमुलेटेड चार्ज। ठीक है, और उसकी पावर ज्यादा होगी, ये आपको पता होनी चाहिए, और आप आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये सारी चीजें पढ़ोगे। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अपने पास एक क्वेश्चन है दैट on increasing protons from lanthanum to hafnium, electrons are also increasing as well. Then why there is a sudden increment in Z effective and decrement in size? इसके लिए अपना जो आंसर होगा, जो अभी अपन ने समझा, वो है, और वो क्या है, that on moving from lanthanum to hafnium, between them there occurs 14 lanthanide elements. ठीक है, और उन लेंथेनॉइड एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में इंटर हो रहा है, एफ सबशेल में। सिंस द स्क्रीनिंग शील्डिंग पावर ऑफ सबशेल, जो स्क्रीनिंग और शील्डिंग पावर होती है एफ सबशेल की, वो एफ सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होती है, बहुत पुअर होती है, बहुत कम होती है। द शील्डिंग इज नॉट इफेक्टिव, देयरफॉर द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, as a result of which size decreases. क्लियर है ये आपके पॉइंट। अब यहाँ पे वापस से दिक्कत आती है, ये जो स्क्रीनिंग और शील्डिंग पावर आ रही है, कल अपन ने पढ़ा था इसके बारे में, बट फिर भी अगर ये वर्ड्स क्लियर नहीं हुए तो अपन आज इनका फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, दैट व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो हेडिंग में अपन लिखेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। तो इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे कि ये होता है न्यूक्लियस, ये मान लो इनर शेल है, ये हो गई अपनी आउटर मोस्ट शेल, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि न्यूक्लियस होती है वो इस इलेक्ट्रॉन पे क्या फोर्स लगाती है, अट्रैक्शन force generated by nucleus, और उसको अपन क्या नाम देते हैं, called as effective nuclear charge, या फिर जिसको अपन एक नाम और देते हैं और उससे जानते हैं, और वो क्या है, Z इफेक्टिव। क्लियर है, तो ये तो हमारे क्लियर हो गया कि चलो न्यूक्लियस ने क्या किया, इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगाया, क्योंकि दोनों का चार्ज डिफरेंट है तो वो डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। बट यहाँ पे जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, ये इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, इस पे रिपल्सिव फोर्स भी जनरेट करेंगे। ठीक है, और उस रिपल्सिव फोर्स को अपन ने नाम क्या दिया था, सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, दैट रिपल्शन या फिर रिपल्सिव फोर्स जनरेटेड बिटवीन, किसके अंदर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या जनरेट हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स, और उसको अपन ने नाम क्या दिया था, सिग्मा। वो क्या कर रहे हैं, इसको शील्ड कर रहे हैं, ये एक शील्ड बनी हुई है ना, इसको इधर अंदर तक घुसने नहीं दे रही, ये एक शील्ड बनी हुई है इधर, कि अंदर जाना है तो हमसे बात करके जाना पड़ेगा, हम तुझे वापस धकेलेंगे। ठीक है, तो ये इसको रिपेल कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ये इसको शील्ड कर रहे हैं, इसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, किससे, न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस उस पे क्या जनरेट कर रहा है,
अट्रैक्शन फोर्स, तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, दैट द स्क्रीनिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स या फिर द शील्डिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स बाय इनर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। और अब फिर से अपन पीछे चल के बात करें एक बार अपन, तो आप मेरे को ये बताना कि Z इफेक्टिव, अगर मान लो ये शील्डिंग होगी, जो ये शील्डिंग की अपन स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो अपन इसकी करते हैं, चलो इससे समझते हैं कि ये शील्ड बना ली इसने, ये शील्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी शील्डिंग, तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन, इसका जो अट्रैक्शन होगा आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे वो क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा। और जब अट्रैक्शन कम होगा तो साइज क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं जिसकी अपन ने पहले बात कर ली है। और वहीं अगर शील्डिंग पुअर हो, शील्डिंग जब पुअर होगी तो क्या होगा कि जो अट्रैक्शन फोर्स होगा न्यूक्लियस का वो बढ़ जाएगा। जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो वो उस आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या होगी, साइज क्या होगी, डिक्रीज। क्लियर है? तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दैट when shielding is poor, attraction force of the nucleus on outermost electron increases, as a result of which size will decreases। और वहां जहां पे shielding effective हो तब क्या होगा, then attraction force on outer electron will be less। और जब outer electron पे attraction less होगा, repulsion ज्यादा होगा, क्योंकि shielding effective है, तो size क्या होगी, increase। क्लियर है ये पॉइंट्स? ठीक है, अब यहाँ पे अपन लिख लेते हैं एक और पॉइंट में कि पुअर शील्डिंग आ जाए कहीं पे तो क्या होगी, साइज विल डिक्रीजेस। क्यों होगी, क्योंकि पुअर शील्डिंग होगी तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो साइज कम होगी। ठीक है, वहीं अपन बात करें इफेक्टिव शील्डिंग की, इफेक्टिव शील्डिंग, तो इफेक्टिव शील्डिंग या इफेक्टिव स्क्रीनिंग में क्या होगा, साइज विल इंक्रीज। क्यों हो जाएगी साइज इंक्रीज, क्योंकि इफेक्टिव शील्डिंग होगी तो न्यूक्लियस जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा था आउटर इलेक्ट्रॉन पे, उसकी पावर क्या हो जाएगी, कम होने का मतलब अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ, अट्रैक्शन कम हुआ तो जेड इफेक्टिव कम हुआ। जेड इफेक्टिव कम क्यों हुआ, क्योंकि शील्डिंग स्ट्रॉन्ग थी। शील्डिंग इफेक्टिव या स्ट्रॉन्ग थी, उसका क्या मतलब है स्क्रीनिंग इफेक्टिव या स्ट्रॉन्ग होने का, कि रिपल्सिव फोर्स है वो ज्यादा जनरेट हो रहा है। जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो साइज बढ़ेगी। क्लियर है? तो अपन यहाँ पे शील्डिंग पावर की भी बात कर लेते हैं। शील्डिंग पावर, ये स्टार पॉइंट लगा के लिख लेना। शील्डिंग पावर के अंदर अपन एस पी डी एफ सब शेल की बात करेंगे और वो कुछ इस तरह से होता है कि एस और पी के अंदर क्या होती है, इफेक्टिव शील्डिंग होती है, और डी और एफ के अंदर, और एफ में तो सबसे ज्यादा क्या होती है, पुअर शील्डिंग। ठीक है, और पुअर शील्डिंग क्यों होती है, अभी अपन ने बात की थी दैट एफ सब शेल की जो शेप होती है या एफ ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो क्या होती है, इरेगुलर होती है, अनडिफाइंड होती है, स्कैटर्ड होती है। उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एफ सब शेल में वो क्या होते हैं, वो एक स्कैटर्ड चार्ज होगा, और जो स्कैटर्ड चार्ज होगा एफ सब शेल के अंदर वो वीक शील्डिंग प्रोड्यूस करेगा, वो कभी भी स्ट्रॉन्ग शील्डिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इसको भी अपन लिख लेते हैं दैट रीजन ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, और जो कि क्या होगा कि शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल सबशेल इज इरेगुलर, अनडिफाइंड, स्कैटर्ड शेप, हेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एफ सबशेल will behave as scattered charge, hence electron present in F subshell produce weak shielding effect। क्लियर है? जब ये क्लियर है तो अपन नेक्स्ट चलते हैं अपने एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पे। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लिया, अब बात करते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की।
लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है बताओ? कुछ भी नहीं है। सिमिलरली जैसे अपन फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स्थ शेल, सॉरी फोर्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ पीरियड, ठीक है। तो जब यहां से यहां जा रहे थे तो क्या हुआ, 15 प्रोटॉन्स इंक्रीज हुए, तो यहां से यहां जाने पे भी क्या होंगे, 15 प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक्टिनाइड एलिमेंट्स जो एफ ब्लॉक में है उनकी वजह से, और उनमें भी सिमिलरली इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एफ सबशेल में, बट प्रोटॉन किस में आ रहा है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी, ड्यू टू विच जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस, डिक्रीज होके कितनी हो जाएगी, फिफ्थ शेल की बराबर हो जाएगी। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दैट कि जहां जहां लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन था वहां वहां एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और जहां लेंथेनाइड एलिमेंट्स था वहां एक्टिनाइड एलिमेंट्स, और इसका रीजन, हर रीजन सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे इसके अंदर बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में लिख देंगे दैट सिमिलर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होता है, सिमिलर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अपना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्लियर हो गया, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्लियर हो गया। अब एक और कॉन्ट्रैक्शन की बात कर देते हैं जिसको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं या डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं इसकी डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि जैसे अपने जो एलिमेंट्स थे वो साइंस टीचर विनीता किरमानी मन फेकोनी क्यों जान जलाए, ठीक है। ये यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आ रहे थे टोटल, 10 एलिमेंट्स, ठीक है। और इधर क्या थे, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है। तो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ये नाम से ही पता चल रहा है ना कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से ही हो रहा होगा, तभी इसका नाम अपन ये लिख रहे हैं दैट डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, या जिस भी साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया उसने इसका नाम डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन दिया। क्योंकि अभी सिमिलर टू दैट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वो किस वजह से हो रहे थे, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड एलिमेंट्स की वजह से, इसलिए अपन ने उसको लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नाम दिया। सिमिलर टू दैट यहाँ पे जो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन है, इसको अपन इतना तो समझ ही सकते हैं दैट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से। क्यों हो रहा है उसको अपन यहाँ पे समझ लेंगे। चलो बात करते हैं क्यों हो रहा है। यहाँ पे मान लो ये मेरी न्यूक्लियस है, ठीक है, ये 3D शेल है, सब शेल है, ठीक है। 3D सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। ये 4s सब शेल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मान लो है, ठीक है। तो न्यूक्लियस होगी वो तो क्या लगाएगी इस पे, अट्रैक्शन, क्लियर है। बट ये क्या लगाएंगे उस पे, रिपल्शन। बट अपन को पता है डी और एफ का जो क्या, डी और एफ की जो स्क्रीनिंग पावर होती है, शील्डिंग पावर होती है, वो वीक होती है एज कंपेयर टू एस और पी, क्योंकि इनकी साइज थोड़ी स्कैटर्ड होती है, इरेग्युलर होती है। तो उस वजह से अपन क्या बोल सकते हैं कि डी की भी तो शील्डिंग वीक ही होती है। जब डी की वीक होती है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी शील्डिंग तो हो जाएगी वीक, बट ये जो प्रोटॉन है यहाँ पे भी देखो, ये 10D एलिमेंट्स आ गए। जब 10D एलिमेंट्स आ गए मतलब 10 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़े। इलेक्ट्रॉन किस में बढ़े, इलेक्ट्रॉन तो डी सब शेल के अंदर बढ़े, बट प्रोटॉन किस में बढ़े, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, चार्ज, एक्यूमुलेटेड चार्ज हो जाएगा, तो वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इन पे। जब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है तब वो इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है कि क्या होता है ना, जो ये Ga और In होता, सॉरी, जो ये Ga होता है गैलियम, ये एल्यूमिनियम की इक्वल हो जाता है। अपन को पता है साइज नीचे जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है। इंक्रीज तो होती है साइज,
बट यहाँ पे क्या होगा, जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, साइज कम हो जाएगी। तो ये कम होके क्या होता है, ये ऐसा तो अपन बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, बट इक्वल नहीं, ये कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम की साइज भी ज़्यादा हो जाती है। किससे, जीए से, गैलियम से, ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन या डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि वो 10 प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, रीजन तो वही है ना कि यहाँ पे ये डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, तो ये 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद में जीए आ जाता है, तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दैट इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑन मूविंग फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ पीरियड, ठीक है, जैसे ये अपना सेकंड, ये बोरॉन था, ये कौन से पीरियड में आता है, सेकंड, एल्यूमिनियम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, सॉरी ये सिक्स्थ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑन मूविंग फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ पीरियड देयर अकर्स 10 d block elements in which last electron enters in n-1 d subshell. Since the shielding power of d electrons is very poor, the attraction force of the nucleus on outermost electron increases, as a result of which size will decreases. क्लियर है ये, तो इसी को अपन नाम देते हैं डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद में अपन बात करते हैं साइज के ऑर्डर की बात कर लेते हैं अपन, ऑर्डर ऑफ साइज। ऑर्डर ऑफ साइज के अंदर अपन बात करते हैं, चलो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऑर्डर ऑफ साइज की बात करेंगे। उसके अंदर अपन देखेंगे दैट 13th ग्रुप होता है जो उसकी साइज का ऑर्डर क्या होता है, और अपन एक लेंथेनॉइड एलिमेंट्स की बात करेंगे। चलो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स की साइज की ऑर्डर की बात कर लेते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन आ गया, मान लो क्वेश्चन में आ गया ऑर्डर ऑफ साइज इन लेंथेनॉइड्स, ठीक है। लेंथेनॉइड्स के अंदर अपन को साइज का ऑर्डर बताना है। कैसे बताएंगे अपन लेंथेनॉइड का, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लिखेंगे एलिमेंट्स। क्या ट्रिक क्या थी, सीने पर नदियां प्रेम की सिमटी, यू गोड तब दयालु होकर, वही थी ना ट्रिक, बोले इरे तुम यब भी लाजवाब। तो यहाँ पे सीने पर नदियां प्रेम की सिमटी, यूं गोड तब दयालु होकर, एंड सो ऑन। ये था अपना लेंथेनॉइड एलिमेंट्स, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनमें इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, n-2f सबसेल में जा रहे हैं, कि इसमें 4f1 में गया, इसमें 4f2 में गया, 4f3 में गया, ये सब चलता जाता है। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-2f सबशेल, f सबशेल इंक्रीजेस, और f सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो क्या होगा कि z इफेक्टिव तो इंक्रीज होगा, क्योंकि f ब्लॉक वालों की शील्डिंग पावर तो वीक होती है, बट प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो z इफेक्टिव इंक्रीज होगा। z इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगी, डिक्रीज। तो यहाँ पे साइज का ऑर्डर क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से। क्लियर। अब इतनी साइज वगैरह की जब बातें चल ही रही है तो अपन कल स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एटॉमिक रेडियस, ठीक है। जो कोई भी एक एटम होता है उसकी साइज, रेडियस और उसकी बहुत सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।